गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। टुडे वी गोना टॉक ऑफ इंडिया which is emerging as the fulcrum of the global order। और इस इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने के लिए और डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे दोस्त जनरल राजीव नारायणन। गुड इवनिंग राजीव एंड वेलकम टू गना शॉट। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर, काफी दिन हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया एंड विद ऑन सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम गना शॉट में बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, पर 2-3 घंटे पहले हम साथ IIT में थे, ठीक है ना। तो ये सो इट्स जस्ट दैट वी डिस्कसिंग समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। आज हम एक्चुअली 2 टॉपिक करने वाले हैं। 2 टॉपिक, एक ये इंडिया एंड एज अ फल्क्रम इन ग्लोबल अफेयर्स, और दूसरा जो अभी जो तूल पकड़ा है मीडिया में, न्यूज क्लिक के बारे में। ये लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में एक्चुअली द फर्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड विद द सेकंड टॉपिक, so I think we should start with that. And so we'll start with the India as a fulcrum। ये स्लाइड है, हमारे हिसाब से ये 3 मार्कर हैं। वुहान कोविड पैंडेमिक, ईस्टर्न लद्दाख और यूक्रेन, जब से there's a shift in global affairs। So would you like to take it on? इसमें ये प्रोमिनेंट, जैसे सर ने कहा है, बहुत प्रोमिनेंट लैंडमार्क है इन अ शिफ्ट इन द ग्लोबल ऑर्डर। क्यों? जैसे ही वुहान कोविड पैंडेमिक हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी सब बंद हो, लेकिन लोगों को, जो ग्लोबल साउथ है, उनको वैक्सीन की जरूरत थी और ग्लोबल नॉर्थ उनको देने के लिए तैयार नहीं था। चाइना ने जो वैक्सीन बनाए थे वो फेल हो गए। उस वक्त इंडिया स्टेप इन किया था और हमारे जो वैक्सीन बन रहे थे वो फिर हमने दिया उनको अपने तरफ से। यूएन भी फेल हो गई। इसी के दौरान आपको याद होगा गलवान हुआ और ईस्टर्न लद्दाख हुआ, जहां पे चाइना को अच्छे से मार पड़ी और वो उसको रोक दिया, और अभी तक वो सदमे में है। और मैं क्यों कह रहा हूं सदमे में है, क्योंकि दिसंबर 2020 से लेकर अगस्त 2021 के बीच में 4 वेस्टर्न थिएटर कमांडर्स आए हैं। अभी ये चौथा है जो है वहां पे। वो वेस्टर्न थिएटर कमांड खास इंडिया के अगेंस्ट है, बाकी सब कहते हैं सेंट्रल एशिया, ये वो खास इंडिया के अगेंस्ट है। तो वुहान कोविड पैंडेमिक से इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया, और यूक्रेन वॉर जो था, यूक्रेन वॉर के कारण फूड और एनर्जी सिक्योरिटी बहुत बुरी तरह से हिट हुआ था ग्लोबल साउथ। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स था, एक अंदर से कि किस तरह से हम इस कठिनाई से उभरे, और एक्सटर्नली खासकर ग्लोबल साउथ को किस तरह से हमने हाथ पकड़ा था। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत अमीर हैं तो खूब सारा दिया था। उनसे ये कहा था चलो मिल बांट के जो हमारे पास जितना काबिलियत है हम आपको देंगे। ये ही था जो आपके ट्रस्ट और एक्सेप्टेबिलिटी को ग्लोबल साउथ में झलकाया था, जब हमने फरवरी के महीने में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का मीटिंग किया था। 150 एज पर यूएन ग्लोबल साउथ में 150 देश हैं उनके कैलकुलेशन के मुताबिक। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब ऊपर नीचे चलता है। अगर हम मापदंड 150 लेते हैं, 125 उसमें से अटेंड किए। राइट, प्लीज गो अहेड। ये दर्शाता है कि आपका ट्रस्ट और आपको एक्सेप्ट किया है कि आप सही कहते हैं जब आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, या आपके साथ हम खड़े हैं। आपने दर्शाया कि आप आपके साथ खड़े हैं। ग्लोबल नॉर्थ के साथ ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आज तक उन्होंने उनको एक्सप्लॉइट किया था, उनके रिसोर्सेस को, उनको डेवलपमेंट के लिए अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। चाइना से जो शुरू में हुआ था, मौका था चाइना को ट्रस्ट डेवलप करने का, लेकिन जो उन्होंने डेट डिप्लोमेसी किया उससे फिर वो भरोसा टूट गया। और भरोसा जो होता है
वो नॉर्मल मटके की तरह होता है, एक बार टूट गया, वो जोड़ते नहीं है, उसको तोड़ के दोबारा नया बनाना पड़ता है। या ये जो आप बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विश्वास। विश्वास पाना बहुत कष्ट है, खोना बहुत जल्दी में खो जाते हैं, और चाइना ने इनका विश्वास खो लिया। पहले ही ग्लोबल साउथ का ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर कोई विश्वास था ही नहीं। दूसरी बात जो जनरल नारायणन ने बताया, बहुत अहम बात है कि 4 वेस्टर्न थिएटर कमांडर बदली हो गए। अमूमन फौज में इतने जल्दी बदलाव तब आता है जब हारा हुआ फौज है ना, वो ही बदला करता है ना कमांडरों को। और ये मेरे ख्याल में, लोग तो बोलते हैं हमारे 20 जवान मर गए, ये वगैरह वगैरह, वो तो सब बोलते हैं, पर हार वो गए। ठीक। और पहली बार काफी दिन के बाद पीएलए को पीछे हटना पड़ा 9 किलोमीटर, वो, राइट। तो ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। और पीछे कब कैसे हटे, उनका खुद का जो बंकर्स और जो डिफेंसेस बनाया था उसको तोड़ के पीछे हटे। ये कभी पहले हुआ नहीं था। उससे क्या है, ये तीनों चीज मिलाओगे तो थोड़ा लोग, इससे पहले क्या था कि सब सोच रहे थे कि चाइना जो है वो फलक्रम है पूरा विश्व का, वो थोड़ा शिफ्ट होने लगा। और अब बताइए, ये पूरे लोग सब हमारे पास आते हैं, और या यू कैन एक्सप्लेन प्लीज। हाँ सर, एक इसमें एक आपको बोलूंगा, जो भी सुन रहे हैं श्रोता, कि एक किताब है मैरीटाइम इकोनॉमिक्स, मार्टिन स्टॉपफोर्थ ने लिखा था, 2009 में लिखा था। उसमें वो बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का, कि जब ट्रेड पूरा लेते हैं तो उससे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालता है कि ये इलाका है जो इकोनॉमिकली बहुत जरूरी है, सेंटर है, फलक्रम है। और उसको ट्रेस किया, पुराने जमाने में इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन को रखा था साथ में। थोड़ा बहुत इंडो पैसिफिक में हमारा चलता था, बट काफी चलता था इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन के बीच। वहां से कहता है मेडिटेरेनियन से अटलांटिक गया, अटलांटिक से एशिया पैसिफिक आया, कुछ साल पहले एशिया पैसिफिक से हम इंडो पैसिफिक कहने लगे। और वो जो 3 इवेंट हमने बताए थे कि भाई खास करके 2 मेजर थे जो ग्लोबल, ये वुहान पैंडेमिक से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, और आपके फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी यूक्रेन वॉर के साथ हुआ। तो इसमें क्या हुआ, एक सिंगल देश जो इसमें सही उभर के आया है, और जिसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सब कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन इंडिया। या मतलब कि आपके जियो इकोनॉमिक जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडियन ओशन में आया है। और अगर इंडियन ओशन में आया है तो इंडिया है, और इंडिया या के कारण अभी ये पूरा शिफ्ट हो गया, तो वो सेंटर आ गया, इसलिए ये सारे देश आपके तरफ आ रहे हैं। सारे देश, ये शुरुआत हुआ जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, ये सारे देश हमारे ओर, इंक्लूडिंग चाइना। ये भी बात यह है कि चाइना भी हमारे ओर देख रहा है। पहले बताया जाता था कि इंडिया इज अ स्विंग स्टेट, कि किस तरफ बदल झुको तो वो पलटा भारी हो जाता है। पर आजकल क्या है कि हम बैलेंसिंग पावर बन गए, और बैलेंसिंग पावर ही नहीं, आगे जाके हम खास करके इंडियन ओशन रीजन में हमें कंट्रोलिंग पावर बन के उभर के आ रहे हैं, कि जहां हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए हम इस इंडियन ओशन रीजन में। इसमें दो राय नहीं है। और जो गतिविधियां अभी हो रहे हैं उससे ये जो चीज है और भी आपको स्पष्ट होगा कि कैसे हो रहा है। और ये जो बैलेंसिंग ये है, ये एक मैट्रिक्स हमने बनाया था, और इसके ऊपर एक सीरीज भी चलाया था। तो मैं इसको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ कि अगर आप देखोगे, इंडिया और यूएसए के बीच में खिंचाव है, और रशिया और चाइना के बीच में क्वाड्रिलेटरल में खिंचाव है। जहां तक यूएसए और रशिया के बीच में है वो तनाव है, और यूएसए और चाइना के बीच में भी तनाव है। रशिया और इंडिया के बीच में खिंचाव है, और चाइना और इंडिया के बीच में ये तनाव है। आप देखोगे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस ये जिस जो पावर ज्यादा उभर के आएगा शक्तिशाली होके, वो क्वाड्रिलेटरल उस तरह झुकेगा। अगर आप देखोगे चाइन इन यूएसए जो है वो एक डोमिनेंट पावर है, डोमिनेंट पावर रहता ही है। रशिया जो है यूक्रेन के बाद थोड़ा वीकन हो गया है। जहां तक
चाइना का सवाल है, वो एक एस्पायरिंग पावर था पर वो डिक्लाइन में है। डिक्लाइन में क्यों है? क्योंकि उसका अर्थव्यवस्था टफ हो रहा है और उसका आबादी भी दोनों जा रहा है, राइट। इन दोनों की वजह से थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है और इंडिया जो है एक ग्रोइंग पावर हो रहा है। ये ग्रोइंग पावर के होने के नाते वी आर नाउ बिकम ए ग्लोबल बैलेंसर। यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस? नहीं, बिल्कुल सही सर, बिकॉज चाइना को मौका था। जैसे पहले भी मैं लिखता था कि ये चाइना देख रहा है कि ये पहला जो क्वार्टर है वो उसके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो बीआरआई में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करके एक तो बहुत बुरी तरह से सब देशों उससे ट्रस्ट हो गया। उसके बाद इसने अपने वो जीरो कोविड पॉलिसी के पीछे पूरा बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, और ये बाकी लोगों को इफेक्ट करता था क्योंकि ही वॉज द मेन हब ग्लोबल सप्लाई चेन का। तो अब वो लोगों ने डाइवर्सिफाई कर दिया कि भाई दूसरे देशों से हम ले लेंगे, थोड़ा कम लेंगे मत, दूसरे देशों से ले लेंगे क्योंकि उनकी परचेसिंग पावर भी कम होगी। अब जब आया वो दुकान खोल के कि चलो मैं काम करूंगा, तो अब ऑर्डर ही कोई नहीं नहीं आ है रहा उसके। अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम एक जो अभी पढ़ रहा था मैं 2-4 दिन पहले, इन्हीं के नेट के ऊपर रिपोर्ट वगैरह पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि अगस्त से लेके नवंबर तक बहुत ऑर्डर्स मिलते थे इनको पैकिंग के, ये क्रिसमस के जो गिफ्ट्स वगैरह थे, सारा कुछ। कहता दुकान ही बंद है, कोई ऑर्डर ही नहीं आया। और यस, इसके पहले, कोविड के पहले, दुनिया के क्रिश्चियन वर्ल्ड के 70% ऑफ क्रिसमस ऑर्डर्स इनके पास आते थे। इनके अब पास आप आता अंदाजा था। लगा लो, 70% से जीरो। जीरो हो गया, राइट। ओके। So और ये that is why ग्लोबल it has शिफ्ट, gone into a decline. डिक्लाइन, and the global shift is decline of China and rise of revanchism. This is something you must explain to everyone. हाँ, बिकॉज चाइना शुरू से ही एस्पायरिंग पावर तो था ही, वो चाहता था कि जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो ग्लोबल वेस्ट ने, यूएस और वेस्ट ने बनाया था, वो चेंज करेगा और अपना खुद का रूल्स बनाएगा। उसको चाहिए था रूल्स बेस्ड ऑर्डर बेस्ड ऑन चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दैट इज व्हाई इट इज अ रिवेंचिस्ट पावर, कि जो है स्ट्रक्चर उसको तोड़ के अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, और बनाना शुरू भी कर दिया था काफी हद से। मेरिक्स का 2009 का रिपोर्ट है जहां पे वो शैडो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करता है। और जो मैंने मैरीटाइम इकोनॉमिक्स का बात किया था मार्टिन स्टॉकफोर्थ, इस शिफ्ट को वो वेस्ट लाइन नाम से कहते हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है। तो ये जो वेस्ट लाइन है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, अब इंडियन ओशन में आ गया है और इंडिया के पास आया है। इंडिया इज नॉट अ रिवेंचिस्ट पावर, इंडिया इज अ रिविजनिस्ट और अ रिफॉर्मिस्ट पावर। हम कह रहे हैं आप जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करिए, पुराने हैं, आपको जो नया सिचुएशन है उसके मुताबिक आपके रूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा, रिफॉर्म स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करना पड़ेगा। हम स्ट्रक्चर तोड़ नहीं रहे। ये ऐसा है कि घर में एक तरह का मैंने अंदर पे वुडवर्क किया था, अब वो पुराना हो गया है, तो मैं कहता हूं कि ना जी, आज के टेस्ट के मुताबिक मुझे नया वुडवर्क कर लेना चाहिए। वो कह रहा हूँ, चाइना कह रहा है ये घर है, ये इसको तोड़ के मैं 4 फ्लैट बनाऊंगा। ये अंतर है रिवेंचिस्ट और जो हम बोल रहे हैं। नहीं, ये बात एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ एज फार एज रिवेंचिज्म इज कंसर्न। जो चाइना चाहता है, एंड चाइना इज ट्राइंग not only an external revanchism, but it's also doing internal revanchism. See, Deng Xiaoping, Hu Jintao, and Zheng Jiamin, they started opening up reforms वगैरह। जब से जी जिनपिंग आया है पिछले 10 साल से, from 2013 to 2023, now he's into his third term, he is revamping his own structure. वो own structure को वापस वो माओ के जमाने में ले जा रहा है। So he's not reforming, he's revamping his own structure, right? So साथ साथ ये डिक्लाइन तो हो रहा है चाइना के अंदर, आबादी, अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ उसका पॉलिटिकल आउटलुक में एक एक्सटर्नल रिवेंचिंग हो रहा है और इंटरनल रिवेंचिज्म भी बहुत देखने को मिल रहा है। उससे क्या है
जो नारायणन ने पहले बोला, किसी को इसके ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, राइट? बोल कुछ रहा है, कर कुछ और रहा है। उदाहरण के तौर पर इसने 2005 या 6 में इसने बताया कि मैं साउथ चाइना सी में आइलैंड नहीं बनाऊंगा। इसने वादा किया सबको, पर उसने बना दिया 6 साल के बाद। इसने इट्स अ इंटरनेशनल ट्रीटी दैट दे विल रिस्पेक्ट द हांगकांग लॉस। वो जो इनका जो थियरी था, वन नेशन टू सिस्टम्स, राइट, कि 2050 तक हांगकांग विल वर्क अंडर वन नेशन टू सिस्टम्स थिंग। उसने पहले ही 30 साल पहले उसको तोड़ दिया। तो ये सब देखते हुए ही देयर इनटू हेवी रिवेंचिज्म। अगर रिवेंचिज्म है तो नेचुरली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट अवे. It is not only geoeconomical center of gravity, even the geopolitical center of Political gravity and the geostrategic center of gravity is shifting away from the Indo-Pacific to the Indo-Indian Ocean. इंडियन ओशन एंड Yes, उसी के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हम आज प्रेजेंटेशन में, दैट इंडिया इज कमिंग अप एज द as a फल्क्रम ऑफ द fulcrum न्यू ग्लोबल ऑर्डर. global And order. the new global order is always around wherever the center of gravity of geoeconomics was. Yes, पहले अटलांटिक में था तो आप देखो वेस्ट के एम्पायर्स वगैरह थे. उसके ऐसे बाद जैसे ही यूएस गया, एशिया पैसिफिक, अटलांटिक, तो यूएस बिकेम द फल्क्रम. अभी भी यूएस ही फल्क्रम है, but it is now shifting in towards the Indian Ocean, and that is why we say that you are coming up as a growing power because किसी भी एस्पेक्ट में आप ले लो, वेदर डेमोग्राफिकली, वेदर जोग्राफिकली, वेदर इकोनॉमिकली, द रेंज, डेप्थ और स्केल जो इंडिया दे सकता है आपको, और किसी वो कोई नहीं है. आज की तारीख में कोई और देश नहीं दे सकता जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते. हाँ, और एक और खास बात जो मैं बताना चाहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ फल्क्रम एंड बीइंग द मोस्ट पावरफुल नेशन. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम मोस्ट पावरफुल नेशन है, नहीं. वी आर अ फल्क्रम. फल्क्रम का मतलब क्या है कि विदाउट यू नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, एंड मोस्ट प्रॉब्लम्स हैव टू बी सॉल्व्ड अराउंड यू, अराउंड. राइट? एंड ये दैट इज चीज है. वेयर द प्राइम मिनिस्टर्स टर्म कम्स आउट, और कई दफा निकल के आता है एमईए के टॉक में भी, विश्व गुरु. विश्व गुरु, ठीक. हम अगर ये सही, हम राजगुरु जो पुराने जमाने में होते थे, वो राजगुरु राजा नहीं होता था, राजा कोई और होता था. वो उनको एडवाइस देता था, ऐसे मत करो, ऐसे करो, लड़ाई को इस तरह से सुलझा सकते हैं. उसी को आगे निकाल के विश्व गुरु. राइट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखने वाली बात है कि वी आर, the whole story today is between a rising reformist power versus declining revanchist power. Yeah, please go ahead, Rajiv. All yours. जैसे मैंने बताया, हम भारत जो है वो रिफॉर्म चाहता है, वो रिविजन चाहता है कि जो, जैसे मैंने बोला कि घर के अंदर आपने वुडवर्क किया था, वो खराब हो गया, तो आप नया वुडवर्क लगा रहे हो, घर को चेंज नहीं कर रहे हो. आप कहते हो यार नए तरीके का पैटर्न आ गया, उस तरह का मैं वुडवर्क कर रहा हूँ. और चाइना क्या बोल रहा है कि घर ही पसंद नहीं है, तोड़ के उसके ऊपर दूसरा घर बनाएगा या नया अपार्टमेंट ब्लॉक बनाएगा. तो अब वो डिक्लाइन में है, उसके पास पावर बचा नहीं है. अगर वो अपना सीएनपी जो उन्होंने कॉइन किया था, उसके किसी भी फैक्टर को आप ले लोगे, वो हर फैक्टर में डिक्लाइन हो. यूएस एंड वेस्ट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं. बट एक्सेप्टेंस है कि हाँ यार, भरोसा अभी आगे चल के हम भारत पे कर सकते हैं, चीन पे नहीं कर सकते. वो हेजिटेशन है. इसीलिए ये जो आपके हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कनाडा के साथ जो हो रहा है, और लास्ट में जो डिस्कस करेंगे क्या अभी बम फूटा है, ये सारे चीजें, चैलेंजेस आपको आते रहेंगी. वो उनके हेजिटेंसी के मुताबिक है, क्योंकि पुराना जो उनका रूल बुक था वो अब उनको चेंज करना है. इसके अलावा पूरा मिडल ईस्ट देखो, अफ्रीका देखो, वो आपके तरफ ध्यान है उनका, कि आपके ऊपर भरोसा है कि हाथ पकड़ के उनको चलाएंगे. इनके घाना के वो फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि उनको भरोसा ग्लोबल नॉर्थ और चीन पे इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो आते हैं कंपनी सेटअप करने के लिए, अगर 100 बंदे एम्प्लॉय करते हैं
तो केवल लोकल जो 7 ही होते हैं, बाकी 93 इनके होते हैं, सब ऊपर के ओहदे इनके होते हैं। इंडिया आया है, हमारे टाटास गए हैं, एयरटेल के भी काफ़ी हैं, काफ़ी अदर कंपनीज के भी फुटप्रिंट है। वो कहते हैं इंडियन कंपनीज आते हैं, उनके अगर 100 होते हैं तो इंडियन वाले केवल 7 होते हैं, बाकी 93 हमारे होते हैं। और वो ट्रेन करके सबको हर लेवल पे ट्रेन करके हमारे बंदों को इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं ये अंतर अब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि वो दूसरा मॉडल अब उनके सामने है कि भारत आता है तो इस तरह से उनको ट्रेन करता है। अगर रशिया देख लो, अभी आउटकास्ट है सबसे, चीन के ऊपर उसको ले रहा है, ट्रांजैक्शनल रिलेशन है जो बोलते हैं कि लेन देन का है, लेकिन उसका पॉलिटिकल लाइफलाइन अगर देखेगा जियोपॉलिटिकली, जियोस्ट्रैटेजिकली इंडिया ही है, और किसी के ऊपर उसको भरोसा नहीं है। और इंडिया में एक और भरोसा। चीज एक और चीज इसमें बताना चाहता हूँ। टुडे आई वाज लिसनिंग टू अ इंटरव्यू ऑफ एशली टेलिस अबाउट इंडिया एंड हाउ इंडिया के बारे में, और उसमें बड़ा क्लियरली बताया कि वी हैव टू यूएसए हैज टू एक्सेप्ट दैट the India has emerged as the political lifeline to Russia during the Ukraine war. If India had not been, if India had not given that lifeline, economic and political lifeline to Russia, maybe Russia would have lost. Okay, ये उनको पता है सबको, एंड रशिया में भी पता है। तो राइट, सो ये नई बात कि क्योंकि हम वेस्ट में झुक रहे हैं और our interest has gone more a little towards the west, it doesn't mean that you left your old friends, old friends. right? So and this also goes to जो पहले भी हमने डिस्कस किया, विश्वास और ट्रस्ट। ये एक बार हाथ पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं सनम, ये कहानी है। या एंड वी कैन टॉक ऑफ एशियन प्लीज। आसियान और ईस्ट एशिया को ले लो, वो आपके तरफ झुकते हैं कि चीन के, बिकॉज जिस तरह से यूक्रेन वॉर चला है, हथियार केवल गए हैं, यूएस के बूट्स वगैरह नहीं पहुंचे, हाँ ट्रेनर्स वगैरह छोटे लेवल पे पहुंचे। तो अभी उनको पता नहीं है कि अगर उनको चीन के साथ लड़ना हुआ तो आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा। लेकिन भरोसे वाला इस इलाके में उनको पता है कि इंडिया है, कि इंडिया हमारा हाथ पकड़ के हमें मदद कर सकता अगर कोई प्रॉब्लम है। जैसे चीन का क्या है, लड़ना नहीं चाहेगा लेकिन वो इकोनॉमिक कोअर्शन करेगा। अभी साउथ कोरिया है, ताइवान है, आपका जापान भी है, उनका काफी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी चाइना के साथ है। अगर वहां दबाव आया तो उनको पता है कि इंडिया है मेरे पास। इसीलिए आप देख लो फॉक्सकॉन कितना बड़ा पूरा चीन से शिफ्ट करके आपके पास आ रहा है, वो हेज करने के लिए, चीन को भी बताने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि हमें कोर्स करने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरे पास भारत है। जैसे वो दीवार का स्टेटमेंट था ना, मेरे पास घर है, बंगला है, ये है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ, मेरे पास माँ है। तो उसी तरह चीन बोलेगा कि मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास भारत है। भारत है। That is what is India coming up as a trustworthy partner, and hence और भारत it is becoming the fulcrum for the evolving global order कि हर किसी को भारत पे भरोसा है। और भारत क्या बोलेगा? भारत ये बोलेगा मेरे पास विश्वास है। विश्वास है। Right. Okay. And then we are coming up as a geoeconomic bridge. ब्रिज है हम, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच में तो ऑलरेडी आ चुके हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, G20 ने दर्शा दिया। और जिस तरह से आपके डिक्लेरेशन पूरा जो ग्लोबल साउथ को साथ लेके वो पॉइंट सारा डाले थे, उनको क्या चाहिए एक्सेप्ट हो गया, और अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट सीट मिल गया। प्लस बातचीत भी हो गई है कि अगले इसमें लैटिन अमेरिका आ जाएगा। जब लैटिन अमेरिका कहते हैं, कैरिबियंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि लैटिन अमेरिका में गयाना भी है, गयाना इज पार्ट ऑफ कैरिबियन, तो वो भी आ जाता है। तो इन्हें आप एक ब्रिज हो गए हो कि भाई उनका जो वॉइस है, आप नॉर्थ के साथ बात करके जियो इकोनॉमिकली किस तरह से बेनिफिट होना। ईस्ट वेस्ट, रशिया इज कंसिडर्ड ईस्ट, अदर्स आर वेस्ट, एंड बोला था कि भाई यू आर द जियोपॉलिटिकल लाइफलाइन फॉर रशिया, you are also the geostrategic partner with the west, so you have become the bridge
बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट। अभी जियो इकोनॉमिक ब्रिज किस तरह से है, एक लेसन जो कोविड में निकला था कि कोई एक देश चाहे कितना भरोसेमंद हो जो हो, कोई एक देश को लेके पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन अब बना नहीं सकते, क्योंकि खुदा न खास्ता वहां कुछ हो जाए तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इंडिया, जैसे मैंने बोला था, रेंज स्केल डेप्थ, आपका ज्योग्राफी, आपका डेमोग्राफी, आपकी इकोनॉमी जो है, जो मिलता है, तो आप इस इलाके का वन मेजर सप्लाई चेन हब तो बनेंगे ही बनेंगे। जिस तरह से डील्स आपके लॉजिस्टिक डील्स और बाकी डील्स जो आपके यूएस के साथ हुए हैं, बड़ा क्लियर है, आप एक मेंटेनेंस हब बन रहे हो इस इलाके में वेस्टर्न फोर्सेस के लिए, यहाँ पे जब ऑपरेट करने आएंगे। एमआरओ मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। और अमेरिकन्स आर हैप्पी बिकॉज एलएनटी वाला यही काटोपल्ली चेन्नई के पास उनका जो पोर्ट है, वहाँ पे उन्होंने पिछले एक साल में एक उनके फ्रिगेट को, शिप को पूरा मेंटेन, रिपेयर, ओवरऑल करके दिया है। और जिस तरह से करके दिया है, वो इतने हैप्पी हैं कि वो एक और शिप तो ऑलरेडी आ गया है और 3 पोर्ट्स के साथ आपके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। और आपका G414 तो F-22 F-35 को छोड़ के बाकी सारे जहाज जो इस इलाके में काफी सारे हैं F सीरीज के, वो सारे यही इस्तेमाल करते हैं। और आप मैन्युफैक्चरिंग हब भी निकल के बन के आ रहे हो, कंपनीज आगे आ रहे हैं आपके साथ। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कल हो जाएगा, बट आगे चल के आप बन जाओगे, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अनफोल्ड हो रहा है। जियो स्ट्रेटेजिकली आप अपना लोकेशन देखिए, अगर वेस्ट लाइन और जियो इकोनॉमिक मैरीटाइम ट्रेड का हब इंडियन ओशन में आया है, यू कांट डिनाई इंडिया। इंडिया के बगैर आप इंडियन ओशन में रह नहीं सकते अगर इंडिया आपके साथ नहीं है। और ग्लोबल फूड और एनर्जी सिक्योरिटी इन फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके लिए आप जितना काम कर रहे हो इस इलाके में और ग्लोबली, मेरे ख्याल से कोई और देश नहीं है जो इतना ज्यादा काम कर रहा है। और ये ग्लोबल साउथ भी समझता है। अभी जैसे मालदीव्स का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, कई आर्टिकल्स पेपर में छपने लगे हैं, आई एम श्योर चाइनीज है, उनको भी पता है क्लाइमेट चेंज में सबसे पहले इफेक्ट मालदीव्स आइलैंड का होना है। 1 फुट पानी ऊपर उठा तो पता नहीं आधे से ज्यादा उनके आइलैंड तो सबमर्ज हो जाएंगे। सो वो डिपेंडेंसी इंडिया के साथ है, उनका पूरा हेल्थ और मेडिकल इंडिया के साथ लिंक्ड है। ऐसे काफी चीजें हैं जो लिंक हो चुकी हैं। तो चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो गया, कितना तक सक्सेसफुल रहेगा देखेंगे। तो ये जो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी में जो आपने कदम बढ़ाए हैं, ये ग्लोबल साउथ को बहुत इफेक्ट करता है, ये क्लाइमेट चेंज वाला। क्योंकि जब उसके ऊपर आप इम्पोज करते हो कि क्लाइमेट चेंज के कारण आप ये नहीं करोगे, वहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो वो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कहाँ जाए। तो आप उनको ऑप्शंस दिखा रहे हो किस तरह से इस चीज को आप ओवरकम कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंडिया इज emerging as a net food exporter, surplus nation, सरप्लस, whereas China is a food importer, net food importer. आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो बोल रहे हैं कि आज के दिन दे आर ओनली 70% फूड सिक्योर, और वो जी जिनपिंग हर गांव में जाके बोलता रहता है कि भाई और बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ एग्रीकल्चर का, वो हो नहीं रहा। ठीक है ना? तो तो कैसे ये होगा सर, फर्क है। आप देख लो क्लाइमेट चेंज उनका, कभी फ्लड्स होता है तो कभी ड्राउट होता है। पिछले 1.5 साल के अंदर 3 फ्लड्स हो चुके हैं, 2 ड्राउट हो चुके हैं। और राइस राइट, खाते हैं, राइस को पानी चाहिए, पानी चाहिए, उनके पास है ही नहीं पानी। तो वो उसके लिए, उसके बारे में मैंने एक पूरा क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट क्या चेंज। असर होगा, वो मैंने एक पीक इनटू एवरीडे चाइना में एक पूरा किस्सा बताया। और आगे भी इसका आई एम गोइंग टू डू मोर ऑन दिस, बट द फैक्ट इज दिस इज द शिफ्ट, राइट? वेयर, okay, as far as energy is concerned, I would like to highlight one thing. China will remain a energy insecure nation, energy deficient nation. On the other hand, India is going towards green hydrogen. Yes. And this green hydrogen, जो इसके बारे में थोड़ी देर के बारे में बात करेंगे, through IMEC, will make you energy, if nothing, neutral.
right? From energy dependency, we will go towards energy neutrality. The future for energy security in India is quite a bit. And the future for energy technology in India is good. So this what makes you, the fulcrum in the face of climate change. ये climate change. दोनों चीज are very important. Okay. Next thing is that India is an indispensable and key member of international forums and strategic partnerships. Yeah, you've just explained this whole story. I हाँ, mean, क्वाड ले लो आप, आपके बगैर क्वाड फेल हो जाता है। आप, कई लोग बोलते हैं क्वाड इज इंडो पैसिफिक नेटो, कई कहते हैं नहीं इट्स अ जियो स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर। आप जिस एंगल से ले लो, आप किसी एंगल से ले लो, इंडिया के बगैर क्वाड फेल हो जाएगा। और इसीलिए आपके पीछे ग्लोबल टाइम्स में और चीन के पेपर्स में और जो उनके इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस आपके देश में होते हैं, अलग देशों में होते हैं, इसको जब टारगेट करेगा आपको टारगेट करेगा। उसको भी पता है कि ये मेन पिलर है, यहाँ पे इंडिया निकल गया तो क्वाड गिर गया। सिमिलरली I2U2 कहने के लिए तो इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई के साथ है, लेकिन अगर एग्रीमेंट्स आप पूरा देख लें, यूएई ने इंडिया के साथ किया। ऑल एग्रीमेंट्स, सारे 8-10 जो एग्रीमेंट्स में कवर किए हैं, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ये वो सारे यूएई ने इंडिया के साथ किए हुए हैं, जिसमें इजराइल और यूएस भी कह रहे हैं कि हम भी स्टेप इन करके हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आपको देंगे। लेकिन एग्रीमेंट इज बिटवीन इंडिया, विच अगेन टेल्स यू हाउ लाइक व्हाट आई सेड कि वेस्ट एशिया जो है आपकी तरफ देखता है। आईमेक आप देख लो, इंडिया से शुरू होता है, मिडिल ईस्ट में जाएगा और उसके बाद यूरोप जाएगा कॉरिडोर। वो मिडिल ईस्ट मतलब हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, जो वेस्ट में उनके लिए वो मिडिल ऑफ एशिया होता है, तो मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो ये भी इंडिया इज इंपॉर्टेंट, दैट आईमेक फेल्स इफ इंडिया इज नॉट देयर। एससीओ देख लो, इट इज बेसिकली इंडिया एंड चाइना। इंडिया के बगैर चाइना का गुंडागर्दी चलेगी, तो ऑल नेशंस लुक टू यू कि आप उसको बैलेंस करोगे। आपको लाया भी था रशिया और बाकी देशों ने कि आप उसको बैलेंस करोगे। वो अलग बात है, चाइना ने कहा कि नहीं इंडिया आएगा तो पाकिस्तान आएगा, बट पाकिस्तान आया है, बट तो क्या करेगा वो? पाकिस्तान ब्रिक्स में भी आप हो, नहीं तो चाइना उसको गुंडागर्दी करके अपने तरफ ले जाएगा। तो आप देखते हो ब्राजील वगैरह, ये जो 6 नेशंस आए हैं एक्स्ट्रा, वो भी आपने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ बैठ के और रशिया के साथ भी क्वाइटली बैठ के डिसाइड किया था किन 6 को लाना, आड़े टेढ़े को नहीं लाना, किन 6 को लाना है ताकि ये स्ट्रॉन्ग। नॉट ओनली दैट, ये और 6 के अंदर 4 तो आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, तो वो ये है कि किस तरह से स्ट्रांग हो जाता है। तो अगेन ब्रिक्स में सब आपकी तरफ देखते हैं, और रीजन आपकी तरफ देखते हैं बिकॉज बाकी जो 4 हैं इकोनॉमिकली अभी वो थोड़ा वीक चल रहे हैं। वेदर यू टेक ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इकोनॉमिकली एट द मोमेंट दे आर नॉट दैट स्ट्रांग। ओनली इंडियाज इकोनॉमी इज डूइंग वेल। G20 तो अब क्या बताएं, अभी हुआ था, सबने देख लिया क्या हुआ है। वर्चुअली अब G20 आपका है, आप यूएसए के साथ बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप जो बोल रहे हैं वो चलेगा। तो सबको पता चल गया कि G20 अब आपका है, और इसीलिए यूएन में जाके आप बोल सकते थे कि चेंज कर लो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूएन की जगह G20 आ जाएगा। बाकी सबके बैकबोन आप हो। अभी श्रीलंका नेक्स्ट आईएमएफ लोन के लिए रो रहा है, अभी तक तो इंडिया ने हाथ पकड़ा था, अभी आईएमएफ कह रहा है कि नहीं चाइना ने आपके डेट को रोल ओवर करना है, चाइना ने अभी तक किया नहीं है। तो अभी बातचीत चल रही है, जब वो इंडिया की तरफ आएगा, इंडिया थोड़ा आंख दिखाएगा चाइना को, तो चाइना मान जाएगा। नेपाल ऑब्वियसली कांट सर्वाइव विदाउट यू। भूटान, मालदीव्स का जैसे अभी बताया था मैंने, प्रेसिडेंट चेंज हो गया, बट डिपेंडेंसी इतना डीप है आप उनका आपके ऊपर कि वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको भी पता है कि डेट ट्रैप में चला जाएगा बहुत बुरी तरह से अगर इंडिया को छोड़ दिया तो। बांग्लादेश तो जानता ही है कि आप उनका हाथ पकड़ के सब कुछ चलाया, इतना उनको मेडिसिन दिए हैं, उनके फूड भी दिया है, उनको सब कुछ दिया है। वो भी आईएमएफ
से लोन मांगने के कगार पे खड़ा हुआ है, आप उसको मदद कर रहे हो, बोला है कि मैं क्रेडिट लाइन वगैरह दे दूंगा, तो ये आप एक रीजनल बैकबोन हो गए हो। ये याद रखना है, जैसे सर ने बोला नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, आप लोग ये नहीं सोचना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब मैं हथियार लेके वहां खड़ा हो जाऊंगा ना। सिक्योरिटी के ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी डायमेंशंस होते हैं, फौज एक हिस्सा है, बाकी कई डायमेंशंस होते हैं, उन सब में आप उनके साथ खड़े हो मदद करने के लिए। तो इसीलिए ये टर्म यूज किया है, आप एक रीजनल बैकबोन हो। और पाकिस्तान बहुत आई वुड से सदमे में है कि G20 में इनको बुलाया था, उनको नहीं बुलाया, इनमें से रेप्स उनको नहीं बुलाया, उनको तो इंडोनेशिया ने भी बुलाया था। कोई नहीं बुलाता आजकल पाकिस्तान को इसीलिए हम पाकिस्तान के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, जो हम राइज कर रहे हैं ना, ये सेल्फ जेनरेटेड है, हमने जेनरेट किया है। जिस तरह से यूएस राइज किया था, यूएस को बाहर से किसी ने एड नहीं किया, वो अपने बलबूते पे अपने दम पे खड़ा हुआ। हम भी अपने बलबूते अपने दम पे खड़े हो रहे हैं, डिस्पाइट ऑल इंटरनल एंड ग्लोबल एक्सटर्नल प्रेशर्स। अनलाइक वेस्ट और चाइना, यूरोप और चाइना, यूरोप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद रिकवर किया था, यूएस ने एड किया था। चाइना, उसको यूएस एंड वेस्ट ने एड दे के खड़ा किया है जहां पे है वो, आपको किसी ने नहीं किया। इसीलिए अगर इवन जापान तो दबाना मुश्किल है, आप राइज कर रहे हो। Even Japan was also aided जापान by को पूरा वेस्ट यूएस ने एड दिया था रिकवर, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, इन सबको उन्होंने एड दिया था। ये एशियन पावर्स, जो 4 पावर्स जो बाद में 96 के बाद उनका काफी हालत खराब हुआ था, आपके थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इनको भी यूएस एंड वेस्ट ने एड किया था। आपको किसी ने एड नहीं किया। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है कि हमारे जो स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न्स बने हैं, इंटरनल कंजम्पशन से बने हैं यूनिकॉर्न, एक्सटर्नल एक्सपोर्ट से नहीं बने। एक्सपोर्ट तो अभी हमारा बढ़ रहा है, बढ़ना है। बल्क इकोनॉमी हमारा इंटरनल कंजम्पशन से आता है, जो चाइना 2002 से कोशिश कर रहा है करने के लिए और अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जो मैं कह रहा था कि रेंज, डेप्थ एंड स्केल, डेमोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली, इकोनॉमिकली जो देता है, तभी आपके मिलिट्री और डिप्लोमेसी में ताकत है, हेफ्ट, तभी आप सीना तान के कह सकते हो डिप्लोमेटिकली कि मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप किसी के मोहताज नहीं हैं कि अरे मैं ये कर दूं तो वो ये देना बंद कर देगा, मैं क्या करूंगा। तो अभी जो एग्जिस्टिंग पावर्स है, यूएसए जैसा है, वो तो सुपर पावर है। अब बाकी जो वेस्ट वाले भी हैं, उनका एक तरह का रूल बेस्ड ऑर्डर बना था, वो तकरीबन आप लगा लो 2-2.5 सेंचुरी चला है। 19th सेंचुरी तक तो, टिल द मिडल अर्ली 20th सेंचुरी, जो वेस्ट थे, यूरोप वगैरह, उनके एम्पायर्स वगैरह थे, उनके रूल्स चलते थे। उसके बाद यूएन बना और यूएस और वेस्ट चला रहे थे, तो यूएस भी एड ऑन हुआ, लेकिन जो वेस्ट वाले रूल्स बेस्ड ऑर्डर्स स्लाइटली मॉडिफाइड विद द यूएस, वो कंटिन्यू किया है अभी तक, और अब ये चेंज आ रहा है। तो दिस इज लाइक आई कीप सेइंग अ मोमेंट ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, कि एक चेंज शुरू हो रहा है। तो ये मत समझ लेना कि हो गया चेंज शुरू हो रहा है, चेंज स्टार्टेड। The fulcrum which is emerging is India. अभी वो हम किताब है जो बोलते हैं ना, Who moved my cheese? Everybody likes status quo, क्योंकि उनको यूज टू है, उनका कंफर्ट जोन होता है। अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो थोड़ा हड़बड़ाहट होगा। तो जिस तरह से अभी ये आप प्रेशर्स देख रहे हो इंडिया के ऊपर आते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, माइनॉरिटी, दिस दैट, आपके ये इकोनॉमी के ऊपर की हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और ये अभी जो जस्टिन ट्रूडो ने बोला, ये फेंके गए हैं आपके ऊपर, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। या हो रहा है और रोक नहीं सकते।
शिफ्ट हो रहा है, रोक नहीं सकते, तो क्या करें, कुछ तो करें कि डिले हो जाए, तो ये करना पड़ता है। Right. What has to happen will happen, and I agree completely. That is why we are discussing this. India is emerging as a fulcrum in global affairs. There's no doubt. We're not the strongest nation. We're not the ones who make the rules. But without us, no rules can be made. Without us, most problems in this world can't be solved today. That's the way it is. And that's the way it is for the past 3-4 years. Whether you talk of health, you talk of energy, you talk of food security, you talk of global trade, everything. Right. In this kind of a situation, India will be faced with a lot of challenges. And a lot of those challenges will be that people will take pot shots at us. They'll take pot shots at our diversity. They will take pot shots at our religion. They'll take pot shots at our culture. They'll take pot shots at our politics. Everyone will want us to behave the way they want, their behavior. Right? If you're liberal, they'll call you, woke. If you're not liberal, you're rightist, they'll call you authoritarian. If you're doing something else, so you're going to be under some attack or the other. And this has started. Whether you call it George Soros story or Chinese information operations, वगैरह 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 वगैरह. Right. So इसके संदर्भ में आज जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो न्यूज़ क्लिक के ऊपर, न्यूज़ क्लिक के offices have been raided across Delhi. Basically, people have been integrated, everything. So I just saw the South China Morning Post, and this was the headline which came out in the South China Morning Post today, and this was before these headlines came in our own न्यूज़पेपर्स. ये हमारे न्यूज़ चैनल से पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ये है कि इंडियन पुलिस लॉन्च शॉकिंग रेड्स ऑन जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट प्रॉम्प्टिंग डीप कंसर्न ओवर मीडिया फ्रीडम. क्या लिखते हैं देखिए, रेड वेर part of a probe by the Enforcement Directorate, India's financial crime agency, into suspected money laundering by online portal NewsClick. So we're going to talk of NewsClick now. The second thing, he says, press freedom in India has plummeted since Prime Minister Narendra Modi came to power in 2014, and rights activists and opposition lawmakers say, यहाँ हमारा जो एक्टिविस्ट है, और अंदर जो एक लाइन है वो कहता है रेड इज deepening concerns over a crackdown in a country where media freedoms has nosedived. So what are your opening comments on this? कौवा चले हंस की चाल. प्रेस फ्रीडम, जहां बंदों के पास कहीं जाने की फ्रीडम नहीं है, वहां बात कर रहा, वो बोल रहा है प्रेस फ्रीडम. चाइना वाला बोल रहा है हमें प्रेस फ्रीडम, और वो बोल रहा है हमें अथॉरिटेरियन, वो बोल रहा है हमें, हाँ ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज देयर. और ये सिमिलर रिपोर्ट्स have come from London. गार्डियन में भी ऐसे हेडलाइन था, आई कुडंट कैप्चर इट. ओके, बट मैं in fact just before this, ये शुरू होने से पहले both जनरल नारायणन and I were talking, भाई ये कहाँ से शुरू हुआ है, राइट? ये कोई नया चीज तो है ही नहीं. This is all actually part of the Chinese information operations, and this is the beauty. तो जब हमने थोड़ा we went into the whole story, निकला क्या? निकला ये. This is the headline which came out, and this is a thing which was done in August, 5th of August. This is the investigative headline which came out in New York Times on 5th of August, before G20, before all 20s. Any T20, G20, B20, जो भी बोलो उससे पहले आ गया. What is it? He says a global web of Chinese propaganda leads to a US tech mogul. Right. What do you think of the fact that New York Times has come out with such a story? What does it indicate to you? पहली बात तो ये है, I would say that New York Times is concerned not about what he's doing in India. They are more concerned of what he's doing in USA, making use of the loopholes in US laws, their federal laws, their state laws, and setting up all these entities legally as per their laws. And so you can't do anything till you don't change the laws. Yeah. The second thing which I want to point out is,
हम सबको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो लेफ्ट लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन न्यूज चैनल है, मीडिया चैनल है, एंड इट्स अ लिबरल चैनल. Even a liberal channel has pointed out this, that there's a web of Chinese propaganda which is tied to a US tech mogul. It's an investigative report. Even such a left centric system has risen above small things and has looked at the national level. ये और हमारा इसी रिपोर्ट में हमारे बोला है न्यूज क्लिक इसने शुरू किया. हाँ, वो इसीलिए हम इसीलिए आपको बता रहे हैं. न्यूज क्लिक के बारे में जो हो रहा है, रेड हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए. हम न्यूज क्लिक का क्या रूट्स है, कितना पैसा जाता है, क्या करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि ये पूरा जो है ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में है. वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू दैट, देन विल टेक अ डिस्कशन ऑन दिस. हाँ, ओके. ये जो इंसान है, इनका नाम शुरू तो क्रिश्चियन नेम है, लास्ट में मेरे को जो याद है सिंघम पिक्चर सबको याद है, इसका नाम सिंघम है. सिंघम है. इसका जो डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिकल सम कंसल्टेंट हुआ करती थी, और इन दोनों ने शादी किया है, जोडी एवंस और ये हम सिंघम. नेविल रॉय सिंघम, इसका नाम है नेविल रॉय सिंघम. ही इज अ टेक mogul in was a tech mogul in USA. ओके, ये इसके गतिविधियां देखिए. He runs a organization called No Cold War. Okay, No Cold War is as if it's activist NGO. So this is what I'm now going to do. I'm going to read out the report, which extracts of that report in New York Times. खुद पता चल जाएगा क्या कहानी है. कहता है No Cold War. The New York Times report says No Cold War is a loose collective run mostly by American and British activists who say the West's rhetoric against China has distracted from issues like climate change and racial justice. ये ऊपर का कहानी है. It is part of a lavishly funded influence campaign that defends China and pushes its propaganda. That's the thing. ये जो पूरा ये नेविल रॉय सिंघम है, इसका नो कोल्ड वॉर का बॉस, और वो जोडी एवंस है, ये दोनों. सो इट इज चाइना बैक्ड. Very clearly this report says. I'm only reading out the report. At the center is a charismatic American millionaire called Neville Roy Singham, who is known as a social benefactor of far left causes. Mr. Singham works closely with the Chinese government media machine and is financing its propaganda worldwide. ये कोई एक it's not only America. Through the American system, there is a worldwide global propaganda worldwide for Chinese government. देखिए इसका फैलाव from a think tank in Massachusetts to an event space in Manhattan, from a political party in South Africa to news organizations in India and Brazil. यहाँ आता है इंडिया का कनेक्शन. ये तो 4-5 बताया, पर ये अगर आप देखोगे तो अफ्रीका के बारे में बात करते हैं इन दिस रिपोर्ट. ओके, सो ये नोट कर लो, दे रन अ पॉलिटिकल पार्टी इन साउथ अफ्रीका. ठीक है. So that's the thing. So they are controlling politics, they're controlling information, they're controlling everything. Okay. Singham तो बोलता है कि I don't work at the direction of the Chinese government. परंतु he shares office space and his groups share staff member. इसके जो नौकर हैं और चाइनीज पार्टी के नौकर हैं वो साथ काम करते हैं, वो एक ही है. With a company whose goal is to educate foreigners about the miracles that China has created on the world stage. यानी चाइना का कहानी सबको बेच रहा है ये. He and his allies are on the front line of what communist party officials call a smokeless war. If you go through this whole article, ये 9 मिनट का रीड है, लंबा चौड़ा है, मैं सिर्फ कुछ निकाला हूँ. It's very clear this is part of China's 3-war strategy. And ये हमारे दरवाजे में आके जो ऑफिस स्पेस है जो बात कर रहे हैं, मेन ऑफिस इसका कहाँ है? शंघाई में. शंघाई में है, यूएस में नहीं है, बेस्ड इन शंघाई. आज के दिन वो शंघाई में बैठा है, और इसका दफ्तर और ये चाइनीज पार्टी का ऑफिशियल्स का दफ्तर एक ही है, और इसके नौकर और उसके नौकर एक ही है. He and his right.
Under the rule of Xi Jinping, China has expanded state media operations, teamed with overseas outlets and cultivated foreign influencers, जिसमें ये नेविल रॉय सिंघम जो है इसका एक सूत्रधार है ये, ठीक है ना? ओके, ये क्या करना चाहता है? Seek to influence real world politics by meeting with congressional aides, training politicians in South Africa, running candidates in South African elections, and organizing protests like the one in London that erupted into violence. मतलब पूरा दुनिया में ये अफवाह फैलाना चाहते हैं ऐसे। इन न्यू दिल्ली, अभी ये यहाँ आता है आज का ताजा खबर। इन न्यू दिल्ली, corporates filing show Singham's network फाइनेंस द न्यूज साइट कॉल्ड न्यूज़क्लिक। तो न्यूज़क्लिक अगर आप वेब में जाके देखोगे वो अपने आप आ जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। दैट स्प्रिंकल्ड इट्स कवरेज विद चाइनीज गवर्नमेंट टॉकिंग पॉइंट्स। तो मतलब चाइना जो बोलता है वो इसमें न्यूज़क्लिक में आता है। चाइनीज हिस्ट्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर द वर्किंग क्लासेस, वन वीडियो सेट आते हैं। अब ये देखिए, these groups operate in coordination. They have cross-posted articles and shared one another's content on social media hundreds of times. Many share staff members and office space. They organize events together and interview one another's representatives without disclosing their ties. मतलब सब ये खेल है जो हो रहा है, नाटक, ठीक है? इससे भयंकर और कुछ नहीं हो सकता। आप राइट, ओके। न्यूज़ क्लिक का अगर आप देखोगे, कहीं थॉटवर्क्स है, कहीं नो कोल्ड वॉर है, कहीं कोल्ड पिंक है, कहीं ट्राई कॉन्टिनेंटल है, कहीं माकू ग्रुप है चाइना में, और डोंगशंग न्यूज है चाइना में। जो ऑफिस शेयर करता है वो माकू ग्रुप के साथ शेयर करता है। तो ये है जिसके चापे पड़ रहे हैं आज के दिन। और ये ऑलरेडी हमारे कुछ लोग आके बोलते हैं कि ये देखिए मोदी जी के अंदर के अथॉरिटेरियन ज्यादा हो रहा है, बोलने का कम है, ये वगैरह। इनको बोलने दो तो ये दिमक की तरह हमें खा जाएंगे ये, ओके। और ये है न्यूज़ क्लिक का मेन वीडियो, यूट्यूब में आप जाके देख सकते हो इस वीडियो को। अगर आप जानना चाहते हो कि 70 साल में चाइना के रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, आप देखिए ये वीडियो न्यूज़ क्लिक ने बनाया हुआ। मैंने तो देखा नहीं, पर आप चाहे तो देख सकते हो। मैंने सिर्फ इसको स्क्रीनशॉट निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए लेफ्ट नीचे लिखा है न्यूज़ क्लिक, ठीक, ओके। Singham shares the office with a Chinese media company called Maku Group, which says its goal is to tell China's story well, a term commonly used for foreign propaganda. कौन बोलता है चाइना, who tell China story well? Xi Jinping। ये साला Xi Jinping का माउथ पीस है ये, ठीक है ना? तो ये है एक्चुअल ये जो न्यूज़ क्लिक का कहानी हो रहा है। Yeah, your views on this, Rajiv, before we take some questions. This is out and out China's three warfare strategies, part of three warfare strategies. उसमें हम हर एक को अलग अलग वर्टिकल्स में देखते हैं कि साइऑप्स है, इन्फ्लुएंस ऑप्स है, लीगल वॉरफेयर, नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है। लीगल वॉरफेयर इस तरह से होता है कि आपके देश के लॉस को देखेगा, उसमें जो लूप होल्स है उसके मुताबिक अपने वो साइऑप्स और इन्फ्लुएंस ऑप्स चलाएगा। उसके बेसिस पे उसने न्यूज़ क्लिक को सेटअप कर दिया। न्यूज़ क्लिक उसके बेसिस पे करता है और ओपनली कहता है नहीं, मैं तो किसी से ऑर्डर नहीं लेता हूँ, ये मेरी सोच है और मैं लिख रहा हूँ। आप उसको ना कर सकते हो, आपके लॉस के मुताबिक आप नहीं कर सकते। तो ये है उनका थ्री वॉरफेयर। लेकिन कहाँ पकड़े गए, उन्होंने ये नहीं बताया कि पैसे कहाँ से आए थे। अब जैसे ही पैसे कहाँ से आए थे, पकड़े गए तो पकड़े गए, क्योंकि वो आपने वो लॉ पास कर दिया था हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द चाइनीज कंपनी। चाइनीज बोला नहीं, बॉर्डरिंग कंट्रीज, वो एमएचए से क्लियरेंस लेना है, इन्होंने नहीं लिया, पकड़े गए। और ये जो न्यूज़ क्लिक जो है, इसके ऊपर शक है मेरे को तो शक नहीं है, पर ये इसका हाथ होगा जरूर। अगर हम तहकीकात करेंगे, निष्पक्ष तहकीकात हो, तो इनके हाथ होंगे ये सीए और शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में पक्का निकला आएगा, राइट। और ये जो फार्म लॉस प्रोटेस्ट में है, इनको भी इसमें भी निकल आएगा। और देखिए इसके कहीं ना कहीं ये मणिपुर में भी इसके हाथ निकल के आएगा, और कहीं ना कहीं ये खालिस्तान के चक्कर में ये निज्जर के कहानी के अंदर भी निकल के आएगा। ये इसको सोच की जरूरत है नहीं मेरे को, ठीक है ना? जिस तरीके से आपको मैं उसका मैं सपोर्ट करूंगा इन द सेंस दैट जो कुछ भी
एलिमिनेशंस हो रहे हैं खालिस्तानियों के और आईएसआई वालों के, जब से ये एपीएस सिद्धू पकड़ा गया है, who was made the kingpin of the hub, वो 37 दिन भागा था ऑल ओवर इंडिया, तो उसका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। और जब से ये पकड़ा गया है, इसके जितने भी हैंडलर्स थे और इसके जो सपोर्ट कर रहे थे, वो एक के बाद एक लुढ़क रहे। तो क्या हम लुढ़का रहे हैं या आईएसआई वाले फील करते हैं कि they have outlived the देखिए, अगर आप देखोगे तो आईएसआई कर रहा होगा ये चाइना वालों के साथ मिल मिला के। अगर आप ये देखिए, ये सब गुट है। ये लोकल आपको डिसइंफॉर्मेशन देना, अफवाह फैलाना, आपके लॉस को एक्सप्लोर करने के लिए ये लीगल एंटिटी है। पैसा इसके जरिए आ रहा है, एक्शन कंट्रोल हो रहा है दूसरे जरिए से। और जब ये नौबत आया है कि अगर कोई पकड़ा गया तो कोई बोल देगा, उनको लुढ़काया जा रहा है। और क्योंकि ये एपीएस सिद्धू काफी अहम बंदा था पंजाब के अंदर रिक्रूटमेंट, and all the blame is coming on India through misinformation, through such this thing. ठीक है ना? So that is how the whole story is going. We should be very clear as to where this NewsClick thing is coming from and where it's supposed to go, right? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अच्छी तरीके से as per the law वगैरह आप play करो, but these people are not playing by the law. We should be very clear about it, right? If you have anything to say, otherwise I'll take a few questions. बस लास्ट में केवल यही कहूंगा, आप समझ लो आपका महाभारत है, और महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या दिया था, जो लॉ फॉलो नहीं करता उसके साथ आप लॉ फॉलो मत करो। बस तो ये उद्देश्य था उनका। जितने भी महारथी मारे गए थे वो तो बगैर लॉ फॉलो किए मारे गए थे। सबको पता है महाभारत क्या था। तो आज के तारीख में ये अपना महाभारत चल रहा है, याद रखिए। Yeah, I think so. Right. The first thing is Aditya Kulshrestha. He's doing his engineering, and he wants to know which electronic related MTech he should take for the defense sector. Any views? I think you should go in for network. Networking is the next big thing in defense. And anything else you have? I don't know what he has done in his BTech. He's a student of EC. Which MTech I should pick to serve in the Indian defense sector? That's his question. Meaning? Electronics. Electronics and communication. So like going for networks. Network security, cyber security, cyber. Yeah, these are the things which you should take, right? Okay. So let me take some sensible questions. Okay, let's take this. Are we a benign nation in terms of a foreign military presence and don't interfere anywhere? Maldives' new president is adamant in removing troops from an island, implications and countermeasures. We'll discuss about Maldives later, but just take the first one, Rajiv. I think the first one is something I don't think we are benign. Do you need a physical presence? Costs money. No, you don't need. Yeah. Costs a lot of money. Okay. 4 army Western commanders changed in China. What is the normal duration of duty in terms of such a commander in China and in Bharat? Or are 2 commanders of similar ranks and tenure? Yeah. Western theater command means it's like an army commander. Kam se kam army commander. Minimum 2 years to hota hi hai unka tenure. Minimum 2 years. Go a little more, but minimum 2 years. Because if you, like in India, if you don't have 2 years residual service, you won't get a commander. You don't become an army commander. Now, of course, they made it 1 year, 1.5 years. Normal norm is 2 years and 2 years. And that is what has been followed by them also. If you look at the theater commanders, it's about... Yeah, you need about 1.5 to 3 years in command to get the grip of the whole situation. Either 4 in about 4 in 9 months. Not even 1 year. December 2020 to August 2021. Just 9 months. Yeah. Okay. When you say decline, how do we see decline in military terms? If China settles dispute with India, Russia, Philippines, Vietnam, Malaysia, Japan, Indonesia, will that be a metric? And next part of the that is no metric. Decline. And what are the other metrics in
decline in your power. That's all. That doesn't mean that he's going to resolve border issues and other things. No, that is a separate entity that comes under political will, whether he wanted to Yeah, do it or not. I agree with you. Okay. So next question is, General Sir, because China betted on the wrong horse, won't this make West a nervous case of once bitten, twice shy in harboring suspicion against Bharat by not believing in its good intentions? Jagpreet sir, it is not that he bet on the wrong horse. He followed a wrong strategy, is my belief. If he had taken all these countries along where he was doing BRI, that you could have done what you wanted, but scaled down what you wanted and added more of what that nation needed to develop, things would have been different. He had that option, glorious option, which he has muffed it up royally. Yeah, That is what I'm big saying. time. Now it is, they are hesitant, right? They are hesitant, but you have openly said that I'm not changing anything. I'm only asking that whatever you have made, revise and reform what you have made to meet the contemporary geostrategic environment, which is a doable thing. You don't Yeah, reform and change it overnight. You do it in an adaptive way, step by step way, doing your corrections and take it forward. So, which is a doable thing. So that is the reason why, because अब वो करेंगे तो there will be certain changes which will come. So everybody fears getting out of their comfort zone for so many centuries, close to a century, and now even after Second World War, if you take, it's almost over 7 decades that they have lived a particular way, close to 8 decades now. Now a change is starting. It is not just a question of suspicion; it is a question of worry. You fear a yeah. change. That's Change. And we have to be alive to the situation. We are yes, also changing. We're going to be yes. changing, and we're also going to be under pressure of change. And we have to Our adapt own or internal thinking. systems will also need to change to meet the Change. global standards. We have Yeah, to remember that. that's the challenge for us. Okay. Next question. Will you two declare and acknowledge China as a second superpower? What It is the never stand of was. veterans on? Yeah, because Just he remember, says because yeah. Go ahead. veterans ko chhod do. People will may have their beliefs. China thought they were a superpower, and they pushed for G2, new great power relations. China US, China US. What happened after the voice of global South? China suddenly changed tack and says, no, 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 I am a developing country. I am global South. I am part of global South. What happened to G2? Superpowers don't behave that way. So Yeah, it never was a superpower. yeah. Yeah, super sticker. Thank you, Murugan. Thanks a lot. And Karthik missed it. The whole discussion can't ask. Oh, yeah, okay, fine, no problems. We'll wait for your thing later. And there's one interesting question which I saw, which I wanted to, flag. Mm, yeah, yeah. I don't think China is a superpower. In fact, what we'll do, Rajiv, I've written an article on superpowers past, present, and future. I'll give it to you. We'll discuss. No, it's very interesting. अगर आप देखोगे, the superpowers of the past, like the Roman Empire, the Mongol Empire, and all that, and then British Empire and all that. When you go into them and then you compare China, then you realize China has no superpower. I think one day we'll do that. I'll give you that. You have do your own independent So thinking, and then we'll basically, I take it as a superpower who has a global presence, yeah global footprint in all spheres, yeah in all spheres of security. yeah. Did China ever have it? I Never. agree with you. So, Okay, this is a Hatke question. Jai Hind sir, do you think our country's top universities can incubate a company like ARM which gives basic framework architecture for Apple chipset like M&A series? It's going to take time. Okay, these things will take time. There's a cycle for this, and this cycle will take a couple of decades for you to come with it. And China, USA, you see, today's power of USA is not its Army, Navy, Air Force,
or its economy. It's the technological power it holds, It's a information power it holds. technological powerhouse. You Yeah, have to accept that it's the technological powerhouse, and no country is yes, close to that. yeah. Okay. Uh, right. Anand says, I'm confident about energy security, but not so sure about water security. Are you optimistic on this issue? We'll achieve that also. Work is on. We have There are a problems. lot of Yeah. there are a lot of NGOs and others who are working on that. My own postmate, who was from the Navy, is working on rejuvenating all your lakes and water bodies and everything. I know of 2, 3 NGOs here itself in Chennai, in Trivandrum, in Bangalore, who are working on that, who are reviving all the water bodies so that you can revive the water table and get over a water security and not face issues like that. So, a lot of Yeah. places they are working all over. So let us You not must look at understand. it's not just that what is the government doing. We also have a We are also responsibility and responsible. accountability to do something. There are a lot of You NGOs know, who are doing just think we've done one of the biggest water transfer systems from Punjab down to Gujarat. Okay, we have done. But you are right. We have some challenges ahead of us for climate change, and we need to address them. And that's what. Okay, yeah, will not. and a lot of our water issues are politicized. Let's be clear about Yeah. it. Because Okay. water is interstate relations, and the interstate Yeah. That. politics Yeah. makes a lot of play in that. So India has been able to weather external events pressure partly because we don't depend on exports. If that changes, will it weaken our independence? No, why should it? See, your internal consumption is never going to change. So at best, it may be 40-60 or 50-50 or something like that. It's never going to be like China's, which was 85-15. And that is why if the export stops, you got hit. So you have the depth, rain scale and depth for internal consumption, quite a lot. I don't think at any stage your exports are going to account for more than 40% of your overall GDP, at least for the next 20-30 years. I can't talk about what happens 40 years beyond. At least for the next 20-30 years, it's not going to be more than that. So don't get worried. There is enough scope within yourself to generate your economy. It was not And not the case with China. And not only that, you see, the main thing which you have to remember with General Narayanan said, trust, trust. And the second thing which we have to understand is that the Indian diaspora is going up the political ladder in most countries. So that's going to have a big effect on how things go. So don't worry about our thing, right? They might not be Indians. They might be Americans or Irish or whoever it is, but their Indian origin makes them, will give you that edge. That's about all I'll say. Okay. Jyoti Chaurasia, sir, with due respect, I want to ask how us citizens can play the role to fight misinformation conducted by ISI and other intelligence agencies against our country. My only humble request is blindly don't send forwards on WhatsApp and Facebook Uh, and other places. That only generates this misinformation. Read it, yeah, understand it, realize it, try to go to the source, that from where has it come, who's telling it, try to verify it before you start circulating it in social media. That is how the misinformation flourishes, because a lot of people blindly send on WhatsApp, Facebook, Instagram, your LinkedIn, you just send forwards. No, don't do that. right. Check, verify. We'll not answer this. We'll roll it over. How far are we in securing defense and technology partnership with Japan, particularly in submarines needed by? Roll it over to some other day. Okay. Uh, yeah. Do we have the capability to do psyops against China despite great, We what are in China? attempting. It's a start. It takes time. Okay. Last question again, it's not relevant, but I will still flash it. Semiconductors is going to change India's standing in geoeconomics and geopolitics.
the story has to play out. Be patient. Let Right? us Okay. actualize the ISET and then talk about it. Then because till the ISET comes into play, nothing much can happen. Okay. Actualize. See, एक चीज जो what I'll take off from what you have said to something else. We have spoken a lot today about being a fulcrum. What is missing in that fulcrum is being the technological fulcrum. When you become a technological fulcrum, I'm not again saying a technological power, you become a technological fulcrum, we are a little distance away from it. Then you'll be unstoppable always. And a lot of it will come if you are able to properly actualize the ISET agreements that you have. Yeah. Then you quite a way you will be on the road to becoming a technology falcon. Technology is superpower. Okay. On economic front, there's a major upheaval expected in the near future, say 10 to 10 years, 10 to 15 years time, and that is de-dollarization. Are we prepared for that? Yes, for the first time, let me put it, I don't know where you're coming from. I'm seeing your question for the first time. De-dollarization, in my theory, is not going to happen. Same here. It's no. I don't subscribe to the view of de-dollarization. View. I'll ask you one simple question. We keep talking, okay, UPI आ गया, de-dollarize हो गया, yuan कर दिया, de-dollarize हो गया. Please tell me, in what currency are your foreign exchange reserves held and spoken of? Dollars. And is there any other currency which has come with that kind of trust and power? Zero. It doesn't come in 10, 15 years. So dollar is not going anywhere. Let's be very and clear. will you like to hold that? No, will you like to hold that currency? That is the whole issue. No? That is where I said trust. You may curse the dollar, you may curse the US, you may curse everything. कल को बोलूंगा आपको $1,000 दे रहा हूँ, 1,000 yuan. What will you take? 99.9999 will say I will want the dollar, not the yuan. Then not only that, even the Chinese will want. Incidentally, even the Chinese want that. Yes, except for that 0.00001% I have kept is the hardcore Xi Jinping follower. बस वो भी बोलेगा नहीं वो भी बोलेगा पर उसके बैंक में डॉलर होंगे. But I too don't subscribe to de-dollarization. Wherever I have been asked on any platform or any seminar, I have said, sorry, dollar is not going away in a hurry. Maybe at the end of the century or the next century, I don't know. I'm not here, you're not here. We can't talk about it. Let's talk about now and another next 20, 30 years. Dollar kahin nahi ja raha. Dollar hi hai. Right. I think we've expended all the questions. Most of the questions we've taken on. We've had a great evening today talking about India being the fulcrum in global affairs, as also NewsClick. about this NewsClick episode. Okay, and the last thing I'll just flash it, and so which makes interesting reading. Xi Jinping's daughter is also in America. Bas baat khatam. We rest our case. Okay. That's what we are saying. America is a superpower. वो कहीं जा नहीं रहा है और dollar is not going anywhere. Right. And the last thing मैं सबको बताना चाहता हूँ कि maybe next week or so I'm going to start a series on why China is declining. I've written an article already on the end of the 100-year marathon of China, and I've based it on 6 interrelated factors. Each factor I'm going to talk of in a series of videos, and after that I'm going to have a discussion with someone on this. We'll see, because we have to believe that they're going down. Right. That's about all I have. Thanks. Anything more, Rajiv? Otherwise, we'll say. I'll just add one more thing. The de-dollarization got me thinking. In 2, 3, 4 hours, I was asked that with all the problems, internal problems that USA is facing, do we also see it collapsing like the Soviet Union? Or what we talk about China? So I told them only one thing. Soviet Union, for all being a union of Soviets, was the domination of Russia over all these Soviets. Yeah. I have been there. I have spoken to those people. I have realized the deep hatred that they had for them being dominated. If you look at China, why do we talk that China could collapse if something bad happens there? It's because all these outlying areas, countries, which they have occupied,
like Tibet hai, Xinjiang hai, New Mongolia hai, Manchuria hai. And some people also talk of Yunnan not being part of that, because quite a sizable portion of Yunnan was part of the North Vietnam Empire, the Dai Viet Empire. Okay. USA is not like that, please. USA is a constitutionally aggregate of the various states who have come and signed and joined, starting with 13 states in Pennsylvania when they signed their agreement. And constitutionally, they have joined, and no single state dominates the others. Every state is equal. So, ye sochna bhi aap, I don't know how people get this idea that USA is going to collapse into multiple states. I'm sorry, it's not going to collapse. It will never collapse. Because it has come together by the will of the people, not by the power of the sword. Yes, when a power of sword was utilized to break that union, the power of sword was used to break those people, the Confederates who wanted to break up. But the joining into the union was very much the will of the people. Yeah, there's another thing you must all remember. USA is a country which has gone through a lot. Yes. With every setback, it has come out stronger. Understand this. Whether it is the Civil War, the not Great going Depression, to collapse, and the dollar is not going anywhere in a hurry. Anywhere. अपने जीवन काल में तो नहीं होगा, तो अपने जीवन काल के बाद में क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? We don't know, right? It lost the Vietnam War and came out stronger. It went into the Great Depression and came out stronger. It had the 9/11 and came out stronger. It had 2000 Lehman's Brothers collapse and came out stronger. Collapse. So and only they it came was out stronger. No one else came out stronger. Not the Europeans. You have, if you analyze the character of USA, you can, a lot of people talk a lot of nonsense. If you see their character historically, they'll come out stronger out of this. Be rest assured, right? That's the way I look at it. For them, survival has been the key as a nation. As a nation, not as individual states, as a nation. That was not the case in the Soviet Union's case. Okay, chalo. Right, that is a great finish to this whole evening. Thank you, good evening, and Jai Hind. Jai Hind.